हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब किस जगह पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ, वहाँ तक का अपन काम पूरा कर चुके थे, है ना। यहाँ पर आकर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया था, इधर हमने चेक कर लिया था। उसके बाद हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया था, है ना। यहाँ पर हमने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था ताकि इक्वेशन 2 1 में कन्वर्ट हो सके। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया था, हमने माना था कि इक्वेशंस हम अभी हमें पता नहीं है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस कैसी होंगी, उनकी शक्ल कैसी होगी, हमें नहीं पता। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं कि इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि वाई और जेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई जेड में तो हमें मिल भी गई है, इक्वेशन 2 में वही चीज़ें मिल गई हैं जो 1 में है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये टर्म एक्स्ट्रा आई, और ये टर्म बेसिकली किस में है, एक्स और टी में। तो मतलब गड़बड़ किस में है, एक्स और टी टर्म में ही गड़बड़ है। इसलिए एक्स डैश को हमने माना अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, और टी डैश को हमने माना डेल्टा एक्स प्लस गामा टी, जहाँ अल्फा बीटा डेल्टा गामा क्या है, अननोन कॉन्स्टेंट्स है। समझ में आ गई बात आपको। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये एज इट इज़ आपका सेकेंड ईयर में भी आएगा, मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपकी सेकेंड ईयर में भी आएगी। और इसके जितने भी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे टाइम डायलेशन यानी कि समय वृद्धि, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लंबाई में संकुचन वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं ये सेकेंड ईयर में एज इट इज़ आती हैं, और उन पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में भी पूछे जाते हैं, सेकेंड ईयर में भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके दोनों साल को लेकर के। तो वहाँ पे मैं अगले साल इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, तो यहीं पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए ठीक से, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको रिकॉल करें तो आपको फटाफट ये चीज़ें याद भी आ जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक कॉमन है फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, स्टेप फर्स्ट हमने शुरू किया था, है ना। हमने कहा था कि जो एस डैश फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस पर अपन ने कंडीशन लगा ली थी, और एक अपने पास कांस्टेंट ये मिल गया था, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी। एक रिलेशन मिल गया था इक्वेशन 9 में। फिर हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप लगाया कि जब एस डैश एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो एस डैश पर बैठे हुए बंदे को क्या दिखेगा कि एस मूव कर रहा है अपोजिट टू एस डैश। मतलब उसे ये नहीं दिखेगा कि एस मैं खुद मूव कर रहा हूँ, उसे ये लगेगा कि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेन और प्लेटफॉर्म की मोशन में होता है। तो ट्रेन में बैठे बंदे को लगता है कि प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने कहा था कि जो एस है वेलोसिटी, एस मतलब ओ, एस का ओरिजन ओ ही तो है, वो विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, माइनस वी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस डैश। ठीक है, यानी कि एस डैश जा रहा है इधर और एस जा रहा है इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। ठीक है, फिर हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी थी, फिर हमारे पास एक वैल्यू निकली थी, रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू गामा हमारे पास फाइंड आउट हुई थी। ठीक है, इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो ये जो मुझे वैल्यूज़ मिली है ना, किस किस में, एक तो बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा वी और अल्फा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अपन सबसे पहले कहाँ रख देते हैं, जहाँ हमने माना है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 6 7 8 में वैल्यूज़ जो है रख देते हैं। समझ में आ गई। यानी कि जहाँ जहाँ पर गामा है उसकी जगह पर अल्फा लिख देते हैं, और जहाँ पर बीटा है उसकी जगह पर माइनस अल्फा भी रख देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 10 एंड 11। एक्चुअली 10 हमारी वही है जो 9 है, ये ध्यान रखना, वो मैंने वापस लिख कर नंबर डाल दिया। बाकी दोनों इक्वेशंस इक्वल ही है, चाहे आप नंबर यहाँ डाल लो यहाँ डालो, या फिर इसको हटा दो, है ना। 9 को और किसको कंपेयर करवाया है मैंने, एक मिनट, अच्छा हाँ 10 ही है भाई, सही बात है, ये तो सही है भाई, 10 ही है भाई ये, है ना। क्योंकि ये बीटा इजिकल्स टू माइनस गामा भी है और ये बीटा इजिकल्स टू माइनस एल्फा भी है। तो हमें वैल्यू क्या कौन कौन सी की रखनी है, 9 और 11 की रखनी है। ठीक है, सही है ये इक्वेशन, नंबर भी सही डाला है। इक्वेशन 9 और 11 को किस में रखेंगे, 5 में और 8 में, क्योंकि 6 और 7 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। रखो ज़रा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह पर क्या रखना है, माइनस एल्फा वी, तो माइनस एल्फा वी इंटू टी। ठीक है, एल्फा कॉमन ले लो, अंदर कितना आ गया, एक्स माइनस वी टी आ गया। वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई आ गया, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है ना। अच्छा, और टी डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो गामा है उसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा, एल्फा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने निकाला ना गामा इज इक्वल्स टू एल्फा। तो रख दो डेल्टा एक्स प्लस एल्फा टी, इनको कंबाइंड नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर कितना 12। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ ये पता लगाया कि अल्फा गामा के बराबर है, लेकिन अल्फा कितना है ये हमें थोड़ी ना पता है। ठीक है
तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना हमको कि कितना है। ठीक है, चलो निकालते हैं फिर। आगे देखो, अब ये जो इक्वेशन आई है ना, इनको अपन कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशंस 11 इन 2। 2 कौन सी इक्वेशन है, सिंस 2 है हमारे पास एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो निकाली थी हमने इक्वेशन नंबर 2। याद है कि नहीं है, आप नोट करते जा रहे होगे तो आपको पता होगा। ये रही इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर रखेंगे हम कौन से रिलेशन जो हमने अभी जस्ट निकाले हैं, कौन कौन से, ये वाले इक्वेशन 12 के। रखो ज़रा, एक्स डैश की जगह पर एल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश की जगह पर वाई, जेड डैश की जगह जेड, और ये रखना है। ठीक है, रखो तो ज़रा। एक्स डैश की जगह पर क्या रखना है, एल्फा एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, मतलब एल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, मतलब डेल्टा एक्स प्लस एल्फा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से खोलना है हमें। हमें खोलना तो नहीं है, खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कोफिशिएंट इकट्ठे करो, है ना। ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी खोलेंगे अपन इसको, सीधे ही अपन कोफिशिएंट्स जो है वो एक साथ में लिखेंगे। मेरे को बता दो आप एक्स स्क्वायर के क्या क्या कोफिशिएंट्स होंगे। देखो, एक्स स्क्वायर का पहला कोफिशिएंट तो यहाँ से मिलेगा कितना मिलेगा, एल्फा स्क्वायर। भाई इसको खोलोगे होल स्क्वायर को तो कैसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे ही तो खोलोगे। तो एल्फा स्क्वायर को कोफिशिएंट में ये मिलेगा, इधर भी मिलेगा एल्फा स्क्वायर को कोफिशिएंट। होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या मिलेगा, एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब एल्फा स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस सी स्क्वायर, और साथ में कितना, अच्छा सॉरी, एल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं एक्स स्क्वायर का, हाँ तो कितना आएगा सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना ना अपन को तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ तो एल्फा स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, सी स्क्वायर और साथ में डेल्टा स्क्वायर। सही बात। फिर ले लो आप कोफिशिएंट किसका, फिर ले लो आप वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ है ना, जेड स्क्वायर एज इट इज़ है। फिर आप ले लो कोफिशिएंट एक्स टी का, एक्स टी का कोफिशिएंट बताओ। देखो एक्स टी यहाँ से निकलेगा, इसको खोलोगे तो कितना आएगा, -2xvt। तो एक्स टी का कोफिशिएंट कितना हो गया, अंदर से माइनस का 2v और एल्फा स्क्वायर बाहर है। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, अब ऐसे खोलो मत बच्चों की तरह, कोफिशिएंट्स निकालो सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स टी का कोफिशिएंट निकाल लिया, वो कितना आ गया 2v माइनस का और एल्फा स्क्वायर। इधर भी आएगा एक्स टी का कोफिशिएंट, क्योंकि इधर भी खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो 2ab वाला है ना उसमें एक्स टी का कोफिशिएंट आएगा, कितना आएगा पता है कितना आएगा, ये आएगा माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस का सी स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 2 एल्फा डेल्टा और साथ में सी स्क्वायर, एल्फा डेल्टा और सी स्क्वायर, क्योंकि बीच वाले कंपोनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, बीच वाला जो कंपोनेंट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो एल्फा डेल्टा और साथ में सी स्क्वायर माइनस का ही आएगा। सही है। इसके बाद आप लोग कोफिशिएंट किसका, माइनस टी स्क्वायर का, ध्यान देना माइनस टी स्क्वायर का। देखो इसको जब आप खोलोगे तो कितना आएगा, प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, लेकिन आपने बाहर क्या ले लिया, माइनस, तो इसका मतलब अंदर क्या आएगा, माइनस, तभी तो वो प्लस बनेगा। ठीक है, कोफिशिएंट क्या बनेगा, एल्फा स्क्वायर, बाहर है ही, और अंदर से क्या लोगे, वी स्क्वायर। सही बात है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आप देखोगे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट लेकिन माइनस का। देखो इधर से क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस ऑलरेडी है तो मिलेगा क्या, प्लस, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर माइनस ही मिले। ठीक है, तो कितना मिलेगा, माइनस का सॉरी प्लस का एल्फा स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर। सही है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने काम क्या किया है, मैंने इस पूरे होल स्क्वायर को खोल खाल के इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा कर लिया। आप चाहो तो पूरा खोल लेना और फिर इकट्ठे कर लेना, तभी भी आपको यही मिलेंगे। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप डायरेक्ट करना सीखो, हर स्टेप को लिख लिख कर अपन चीज़ों को क्रिटिकल नहीं बना सकते। तो जो चीज़ें मुँह ज़बानी हो सकती है उनको मुँह ज़बानी ही करो, क्योंकि डेरिवेशंस काफ़ी लेंदी है, अब बच्चों की तरह नहीं कर सकते 12th क्लास जैसे। ठीक है, तो मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाले, वाई जेड में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने कहा प्लस एक्स टी का कोफिशिएंट निकालना है, वो मैंने निकाल लिया, और माइनस टी स्क्वायर का निकाल लिया, वही आ गया। समझ में आ गई। ठीक है। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 13। इस इक्वेशन को कंपेयर करो इक्वेशन 1 से। कंपेयरिंग इक्वेशन 13 विद इक्वेशन 1। सिंस मैं लिख देती हूँ इक्वेशन 1 क्या है, ताकि आपको दिखे यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही थी। इससे कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म तो बेसिकली 2 को 1 में करना है ना, तो उसी दिशा में तो काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब कंपेयर करने का मतलब यह है एक्स स्क्वायर के गुणांकों को इससे इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक से कंपेयर करना है, वाई स्क्वायर को वाई से, जेड को जेड से, एक्स टी का नहीं है तो 0 कर देंगे, और माइनस टी स्क्वायर को कोफिशिएंट को माइनस टी स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक से कंपेयर करना है। समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे कितना है एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर इसमें तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में। फिर इधर देखो, इसमें एक्स टी का गुणांक है क्या, इसमें एक्स टी का कोई टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब एक्स टी का गुणांक इसमें 0 है। तो क्या लिखेंगे, दूसरी समीकरण क्या मिलेगी, माइनस 2v अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा डेल्टा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिलेगी। तीसरी देखो, माइनस टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, ये है, और इधर माइनस टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, सी स्क्वायर है। तो क्या मिलेगा, माइनस का एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इक्वेशन मिल गई हमें। ये हो गई इक्वेशन नंबर 14, 15 और 16। ठीक है, यही हमारा निकालेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। समझ में आ गई? इक्वेशन 14 को तो आप क्या करो, छोड़ो, किसको उठाओ, पहले 16 को, बाय इक्वेशन 16। ठीक है, 16 में देखो, मैं अगर यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, एल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। भाई मैंने एल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एल्फा स्क्वायर कितना आएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे से कॉमन ले लो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अरे भाई ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नीचे उठा कर लाओगे, फिर उसमें से भी मैंने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कट गया। तो मेरे पास एल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, इम्प्लाइज एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मिल गई ना, पहले अननोन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, हमने मान के क्या चले थे, यही तो मान के चले थे, एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो एल्फा की वैल्यू निकल गई, कितनी निकली, कितनी निकली भाई, ये निकली 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्योंकि एल्फा इज इक्वल टू गामा है, हमने ये निकाला इक्वेशन 11 में, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 2 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकल गई, एल्फा की भी निकल गई और गामा की भी निकल गई। ये लो भाई, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स निकल गए हमारे। तो मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 17। समझ में आ गई, गामा की वैल्यू भी निकल गई, एल्फा की भी निकल गई। अब लो आप इक्वेशन नंबर 15, समझ में आ गई। अच्छा, हमें बीटा की वैल्यू भी पता चल गई, पता है कैसे, बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस गामा वी है, गामा की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो बीटा की वैल्यू भी निकल गई। अब बचा क्या, डेल्टा, डेल्टा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो किससे निकालेंगे, 15 से। तो किसको ले रही हूँ मैं, इक्वेशन 15 को, बाय इक्वेशन 15 क्या है, ये रही, माइनस 2 वी एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा डेल्टा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 माइनस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लेके, और एल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, वी एल्फा प्लस डेल्टा सी स्क्वायर, यही तो बचेगा। मैंने क्या किया, माइनस 2 एल्फा को 0 में ले गई कॉमन लेके, तो डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा आएगा माइनस एल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा, है ना, एल्फा की वैल्यू हम जानते ही हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू भी हमें मिल गई। ये लो, ये आ गए मेरे पास इक्वेशन नंबर 18। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ उठाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, जहाँ हमने ये इक्वेशंस निकाली थी ना 12 में। यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी, भाई हमारी बेसिक स्ट्रक्चर जो हम मान के चले थे वो तो ये थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, ये वाली 5 6 7। फिर उसमें मेरे को बीच में जो रिलेशन मिल गए थे 9 में और 11 में, वो हमने इन्हीं में तो रखे थे। उस रखने पर हमें मुझे क्या मिली थी, 12 मिली थी। अब बाकी वैल्यूज़ भी मेरे को फाइंड आउट हो गई है ना, तो हम रख देते हैं उसमें। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 17 एंड 18 इंटू 12। 17 का मतलब ये एल्फा ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रखो ज़रा, एल्फा की वैल्यू कितनी आई है, एक्स डैश इज इक्वल टू, एल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में क्या है, एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी। तो ये है आपकी पहली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, जिसको आप सिंपली ऐसे गामा एक्स माइनस वी टी भी लिख सकते हो।
ठीक है। वाई डैश इज इक्वल टू वाई, दूसरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जेड डैश इज इक्वल टू जेड, तीसरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस अल्फा टी। डेल्टा की वैल्यू कितनी मिली है अभी हमें, माइनस अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर रख दो, माइनस अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर और साथ में प्लस अल्फा टी। ठीक है, अल्फा को कॉमन ले लो, है ना, अंदर क्या बचेगा, टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, यही तो बचेगा। अल्फा की वैल्यू रख दो, कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा एक्स माइनस वी टी, क्योंकि अल्फा गामा के बराबर है। समझ में आ गई, ये लो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चौथी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फर्स्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपकी फोर्थ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये 4 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, और इस तरीके से आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, यानी कि लॉरेंज रूपांतरण आपका पूरा होता है। ठीक है, यही तो देखा है हमने सारा, किस तरीके से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ था, उसके बाद हमने ये सारा पूरा किया है। ठीक है, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आप हैंड टू हैंड नोट करते चलो, वीडियो देखते चलो, नोट करते चलो, कोई समझ में नहीं आता है तो रिवाइंड और रिप्ले कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा हो जाता है। 5-6-7 पन्ने हो गए हैं आपके, और ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हैबिट में आ जाएगा। शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, फिर धीरे धीरे टाइम आपका धीरे धीरे कम कम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझना है वैसे, लेकिन स्टेप्स तो याद करने पड़ेंगे, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, ये तो आपको याद करोगे तो 2-3 बार देखोगे डेरिवेशन को ध्यान से, और 1-2 बार हाथ से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। समझ में आ गई। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।